Hello and welcome to daily current affairs classes. If current affairs are important part of your preparation, then do join us. ज्वाइन करने का तरीका वही है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम 13 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल यूथ डे 2024। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जा रही है। और अगर बात करेंगे इसके थीम देखेंगे क्या है, तो पहली बात कि युवा की जब बात आती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जेटिक पीपल एंड दे हैव कैपेबिलिटी। एक होता है उनके अंदर वो कैलिबर है कि दे कैन डू वॉट एवर दे वांट। और अगर युवा स्किलफुल है, युवा नॉलेजेबल है, तो डेफिनेटली देश के डेवलपमेंट में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल यूथ डे एंड एवरी ईयर सिंस 2010 से ही अगर हम बात करते हैं तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में। और ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, द पोटेंशियल ऑफ यूथ वर्ल्ड वाइड highlights the issues confronting youth and calls upon the international community to use youth in solving। एक तो यूथ के ऊपर जो इश्यूज हैं उसको लेके बात करना, और दूसरा यूथ की जो कैपेबिलिटी होती है, जो उनका कैलिबर है, उसको यूज़ करना किस तरीके से जो भी हमारे देश दुनिया के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, सो इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या इस तरह किस तरीके से ये चीज़ निकल के आया कि इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 1991 में फर्स्ट सेशन ऑफ द वर्ल्ड यूथ फोरम होता है एंड ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड इट हेल्ड इन द ऑस्ट्रियन कैपिटल सिटी ऑफ वियना। वहाँ पे इसको स्टार्ट किया था। इट वॉज प्रपोज दैट वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल यूथ डे टू फोकस अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम्स, राइट, एंड यूज देयर पोटेंशियल इन सॉल्विंग द वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो पहला यूथ फोरम, वर्ल्ड यूथ फोरम ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। एंड लेटर एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर, जो रिस्पॉन्सिबल हैं यूथ के लिए, ये अलग अलग देश के आते हैं और वहाँ पे मीटिंग होती है। कहाँ पे? पोर्तुगल गवर्नमेंट के द्वारा ये मीटिंग कंडक्ट कराया जाता है एंड यूनाइटेड नेशन 1998 में ये मीटिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये अडॉप्ट किया जाता है कि वी विल सेलिब्रेट 12 अगस्त एज इंटरनेशनल यूथ डे, राइट। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, ऐसी मतलब आपको पता है हर एक जो भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से जिसका डे फिक्स किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, तो इस तरह का प्रोग्रेस उसका कुछ देखने को मिलेगा। और फाइनली क्या होगा, यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। जब ये सक्सेसफुली पास हो जाता है 17 दिसंबर 2009 को, तो तब से ये फिक्स हो जाता है कि हम 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो कोई एक ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर डे किसी का बर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या कोई बड़ा इवेंट हुआ था। ये जब इंटरनेशनली लोग मिले थे, फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था यूथ को लेके, तो उस पर्टिकुलर डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में। So on 12 August 2010, first International Youth Day that was observed and यूनाइटेड नेशन ने इस बार जो थीम चुना है वो थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, राइट। सो यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और राइट नाउ वी ऑल नो कि इस समय पर्टिकुलर ये जो पूरा टाइम पीरियड चल रहा है तो डिजिटलाइजेशन चारों तरफ देखने को मिल रहा है और उसमें यूथ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो इस डिजिटलाइजेशन को यूज़ करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर मान लीजिए रिसोर्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए, जुडिशियस तरीके से, कि हम अपनी चीज़ों को तो पूरा करें और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें। तो ये इस बार का थीम था। Theme highlight the possible contribution of the youth in using innovative digital solution to achieve the United Nations Sustainable Development Goal by 2030। तो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 2030 तक डिजिटलाइजेशन के थ्रू अचीव किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो अगेन एक डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड एलिफेंट डे। द डे सीक्स टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा मैमल जो है वो है एलिफेंट, और उसके द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उसको लेके एक अवेयर करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को एज वर्ल्ड एलिफेंट डे, राइट। सो एलिफेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनको कहा जाता है पेशीडर्म्स। और ये पेशीडर्म्स क्या है? पेकीडर्म्स कहिए, नॉट पेशी, इट्स पेकीडर्म्स। सो पेकीडर्म्स क्या है? जो थिक
स्किन के जो एनिमल्स होते हैं, जिनके हूफ होते हैं, उनको हम पेकीडर्म्स कहते हैं। सो वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेंच नेचुरलिस्ट जॉर्ज कुवियर। इन्होंने लगभग 1700 में पहली बार इस वर्ड को यूज़ किया था। हूफ्ड एनिमल जिनका वेरी थिक स्किन होता है उनके लिए यूज़ किया गया था, जैसे कि एलिफेंट्स, हिपोपोटामस, राइनोसिरस, हॉर्स, पिग्स, इनको बोला जाता है पेकीडर्म्स, राइट। तो आई होप ये टर्म आपको क्लियर होगा। और एलिफेंट्स आर फाउंड इन द वाइल्ड मेनली इन अफ्रीका एंड एशिया, इसके बारे में हम अवेयर हैं, राइट। एलिफेंट्स जो हैं हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होता यह है कि हमने देखा है कि आजकल इंक्रीजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंक्रीजिंग इंक्रोचमेंट ऑफ ह्यूमन। जो एलिफेंट्स का हैबिटेट है वहाँ पे ह्यूमन का इंक्रोचमेंट हो गया है, यानी अब ह्यूमन इंटरफेयर करने लगा है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। अराउंड 55% ऑफ एशियन एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया। देखिए एशिया की 55% जो एलिफेंट्स हैं वो भारत में देखने को मिल जाती है, और इंडिया के साउथ इंडिया में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो 2 कैनेडियन फिल्म मेकर्स पैट्रिसिया सिम्स एंड माइकल क्लार्क एंड द एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, उन्होंने क्या किया, एक फाउंडेशन बनाया जो कि थाईलैंड के अंदर है, एंड दे ऑब्जर्व द फर्स्ट वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑन 12 अगस्त 2012। Patrick Sims runs an organization dedicated to promoting the conservation effort for the elephants, और वर्ल्ड एलिफेंट सोसाइटी करके इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और इनके द्वारा इसकी क्योंकि इनिशिएटिव लिया था एलिफेंट्स को लेके इन्होंने, तो 12 अगस्त का एक सेलिब्रेशन का जो क्या कहते हैं इसको ऑब्जर्व करने का जो एक इनिशिएटिव था वो इन्हीं की तरफ से था। वर्ल्ड एलिफेंट सोसाइटी बेस्ड इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने अनाउंस किया थीम ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे। और क्या था थीम इस बार का, personifying prehistoric beauty, theological relevance and environmental importance. This has been chosen as the theme of World Elephant Day 2024. Government of India की अगर हम बात करते हैं तो they have declared the elephant its national heritage एनिमल ऑफ इंडिया इन 2010 कि 2010 में हमने एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज माना है, ठीक है। और इसीलिए इसके पीछे क्या है, एक मेन रीज़न ये आ जाता है कि फिर हम इस नेशनल हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करें। तो जब कोई चीज़ नेशनल हेरिटेज का पार्ट बना लिया जाता है तो ऑब्वियसली फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। तो एलिफेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, यानी शेड्यूल 1 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एलिफेंट को उस कैटेगरी में रखा गया है जो कि 1972 में बना था। अब इसका मतलब ये है कि उसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN भी कहते हैं, इसने एलिफेंट को एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में रखा हुआ है। जो लिस्ट बनती है, रेड बुक लिस्ट बनती है, उसमें स्पीसीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं, ठीक है, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में। नेक्स्ट है इट्स अबाउट मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके पहले भी हमने बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर डिस्कस किए हैं। इस बार जो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है ये है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लासेस में 2 और एक्सरसाइज जो मंगोलिया के साथ हमें एक्सरसाइज करते हैं वो भी मैंने पढ़ाया था, उसको एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। मंगोलिया के साथ जो एक्सरसाइज था वो था नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। और इसके अलावा अगर थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड के साथ हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो काफ़ी सिमिलर हो जाता है श्रीलंका के साथ की एक्सरसाइज में, मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइज होती है इसको बोलते हैं मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। ये दोनों जुलाई में हुई हैं, तो ये आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन में कई बार सीधा नाम पूछ लिया जाता है कि बायलैटरल एक्सरसाइज जो इस देश के बीच हो रही है, इंडिया और पर्टिकुलर XYZ कंट्री के बीच, उसका नाम क्या है। बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द श्रीलंकन आर्मी कमेंस्ड इन द श्रीलंकन आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, कि इस बार ये जहाँ हुआ है पूरा एक्सरसाइज वो श्रीलंकन आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ है जो कि मदुरो ओया के अंदर है, श्रीलंका के अंदर, 12 अगस्त 2024 को, ठीक है। जब एक्सरसाइज की जाती है तो एक दूसरे से कोऑपरेट कैसे करना है, मतलब दोनों आर्मी की कैसे कोऑपरेट करेगी, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, कम्युनिकेशन कैसे बनेगा, प्लस जो टेक्नोलॉजी है, वेपन टेक्नोलॉजी, वो शेयर करते हैं। और इस तरह क्या होता है कि कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे इन दोनों देश की आर्मी को एक साथ अगर कोई ऑपरेशन करना है
तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है, राइट। सो द वीक लॉन्ग एक्सरसाइज विच रन्स फ्रॉम 12 to 25 अगस्त, इट इज़ एन एनुअल कंबाइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कि हर साल ये होता है दोनों कंट्री के फोर्सेस के बीच। ज्वाइंट एक्सरसाइज इज ए पार्ट ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, ताकि मिलिट्री टू मिलिट्री जो हमारा टाई है वो और स्ट्रेंथन हो श्रीलंका और इंडिया के बीच, ठीक है। एनुअल मित्र शक्ति एक्सरसाइज, इसको स्टार्ट किया गया था 2012 में, और अल्टरनेटिवली ये जैसे अगर इंडिया में हो रहा है तो नेक्स्ट श्रीलंका में होगा, फिर श्रीलंका में हुआ है तो अब इंडिया में होगा, तो इस तरीके से होता है। तो यानी 2024 एक्सरसाइज जो है ये 10th एडिशन है, और 9th एक्सरसाइज जो था वो ऑब्वियसली वो भारत में हुआ था, पुणे इंडिया के अंदर, ठीक है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज फोकस करता है इन्फेंट्री एंड जनरली 2 मिक्स्ड इन्फेंट्री डिवीजन। इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो दोनों देशों की पैदल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। ऐसे दूसरे देशों के साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी होती है, नेवल एक्सरसाइजेज भी होती हैं। दिस ईयर अब कौन सी इन्फेंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी? 106 पर्सनल ऑफ द राजपुताना राइफल, लगभग 106 सोल्जर्स थे राजपुताना राइफल्स के, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस एक्सरसाइज में। श्रीलंका की तरफ से गजावा रेजिमेंट जो है वो श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रही थी। ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज ईच साइड विल डिप्लॉय 1 इन्फेंट्री बटालियन, 3 आर्मर्ड टैंक्स की, ऐसा कहा गया था कि एक इन्फेंट्री बटालियन होगी, 3 आर्मर्ड टैंक्स होंगे, 4 BMP टैंक्स होंगे, और 5 to 10 आर्टिलरी ऑब्जर्वर्स होंगे, 50 इंजीनियर पर्सनल होंगे जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सीनियर IAS ऑफिसर TV सोमनाथन अपॉइंटेड एज कैबिनेट सेक्रेटरी, इनको कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी आप समझ लीजिए कि नेता के साथ जो काम करने वाला ऑफिशियल सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी। अब कर्मचारी का मतलब ये मत समझ लीजिए कि किसी कम ओहदे के होंगे। IAS ऑफिसर का सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है वो यही होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, ठीक है। और एक नेता को सारी चीज़ें तो पता नहीं होती, ये वो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जो उनके पीछे होते हैं, और जितनी भी उनकी जो एक्शन लिए जाते हैं या उनको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो सीनियर IAS ऑफिसर TV सोमनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो अब राजीव गौबा की जगह लेंगे, ठीक है। सोमनाथन विल बिगिन इज 2-year टेन्योर, 2 साल का इनका टेन्योर रहेगा, 30 अगस्त से उसकी शुरुआत हो जाएगी। वो सर्व करेंगे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में, कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में, अंटिल ही फॉर्मली एज्यूम द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अभी तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहेंगे जब तक 30 अगस्त नहीं होता, और 30 अगस्त से ये बन जाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। 1987 के IAS बैच के IAS ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडरे से, एंड हैज़ हेल्ड सेवरल प्रोमिनेंट पोजीशन, ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपीरियंस है। फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं 2021 के अंदर, एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी 2019 से भी काम कर चुके हैं ये। ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO में काम किया हुआ है, और बहुत सारे रोल इन्होंने इस तरीके से स्टेट और अब्रॉड मतलब बाहर विदेश में भी रोल प्ले किए हुए हैं भारत की सरकार के लिए। पेरिस गेम्स जो अभी आपकी 33rd ओलंपिक गेम्स थे, अब वो ओलंपिक्स गेम जो है मतलब ख़त्म हो गए, और लास्ट जो इनका सेरेमनी पूरा देखने को मिला, स्टार स्टडेड शो था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसमें आए। और जो ओलंपिक फ्लैग है, जैसे कि एक जगह जब ख़त्म होता है तो नेक्स्ट जहाँ पे ओलंपिक होना है तो वो फ्लैग पास किया जाता है, तो वो फ्लैग अब पास कर दिया गया है लॉस एंजलिस के लिए, ठीक है। लॉस एंजलिस आपको अमेरिका में देखने को मिल जाएगा शहर। तो 33rd समर ओलंपिक्स एंडेड ऑन 11 अगस्त 2024, जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट थॉमस बैच जो हैं उन्होंने कैंपेन किया बाय द एथलीट्स एंड फ्रेंच स्विमर लियोन मर्चेंट एंड एक्सटिंग्विश द ओलंपिक फ्लेम इन द होस्ट सिटी ऑफ पेरिस, की उन्होंने फाइनली जाके जो ओलंपिक का फ्लेम जल रहा होता है उसको बुझाया, यानी अब इस खेल की समाप्ति की घोषणा होगी। फिर अब ये स्टार्ट होगा कब? 4 साल बाद, क्योंकि 4 साल के गैप पे ये ओलंपिक गेम्स होते हैं, और 4 साल बाद नेक्स्ट जहाँ के लिए ऑर्गेनाइज मतलब जो होस्ट करेगा वो है लॉस एंजलिस, अमेरिका का शहर, ठीक है, USA। तो दे विल होस्ट द नेक्स्ट 34th समर ओलंपिक, और कब होगा? 2028 में, 24 में हुआ, 4 साल बाद 2028 में। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं, और 1896 एथेंस ओलंपिक्स वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। 2028 ओलंपिक्स विल बी द थर्ड हेल्ड इन लॉस एंजलिस, कि ये तीसरी बार लॉस एंजलिस में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। द सिटी होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर गेम्स इन 1932, फिर 1984 में भी होस्ट किया था, और अब 2024 में होस्ट कर रहे हैं। इसी तरह पेरिस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस ने भी 3 बार होस्ट किया हुआ है, ये तीसरा समर ओलंपिक्स है फ्रांस के लिए, 1900 में, 1924 में, अब 2024 में हुआ है।
इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत ने इसमें टोटल 6 मेडल जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। लास्ट टाइम से मैं कंपेयर करता हूं तो लगभग 7 हमने मेडल जीते थे और 1 गोल्ड मेडल था जो कि इस बार सिल्वर मेडल में कन्वर्ट हो गया, अगर हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा के मेडल की, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज हम देखें तो 140 करोड़ का ये देश, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लगभग हमारे देश के 3/4 टाइम हैं और 1/4 मतलब हैं, और उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारा मेडल जीत के लाए हैं। तो अभी भी इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग चल रही है, हमारे खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं, इतने लोगों के कंपटीशन के बीच में से निकलते हैं, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इक्विपमेंट्स है उसकी कमी के कारण शायद उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं हो रही जो वर्ल्ड लेवल पे हमें जीता है। इसमें से कुछ विनर मनु भाकर और पीआर श्रीजेश का आखिरी हॉकी मैच था जिसमें ब्रॉन्ज मेडल हमारे देश के लिए आया, और मनु भाकर आप समझ सकते हैं 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं इस पूरे ओलंपिक के अंदर। दे वर द इंडियन फ्लैग बियरर्स एट द क्लोजिंग सेरेमनी। तो क्लोजिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग जो लेके चलते हैं वो हमारे देश की तरफ से ये थे। अगर मैं बात करता हूं कि ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बियरर कौन थे तो वो थी पीवी सिंधु और शरद कमल। दे वर द इंडियन फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी। अनलाइक द ओपनिंग सेरेमनी विच वॉज हेल्ड इन ओपन ऑन द रिवर सीन, द क्लोजिंग सेरेमनी, पहले रिवर साइन पे ये ओपनिंग सेरेमनी हुआ था, बहुत ही अनोखे तरीके से प्रेजेंट किया गया था। ये इस बार फ्रांस के बिगेस्ट स्टेडियम स्टैड द फ्रांस वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया जो क्लोजिंग सेरेमनी था, और इसके साथ ही ओलंपिक की समाप्ति हुई। भारत का जो मेडल टैली में रैंक है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि भारत का क्या रैंक था और टॉप रैंक पे, टॉप फर्स्ट 3 रैंक पे कौन थे, राइट, कौन से देश। कुछ टॉपिक्स हैं सेल्फ रिसर्च के लिए, जैसे कि हु इज लेफ्ट सेंट्रिस्ट कोनंड्रम क्या है, हु इज नहीं, व्हाट इज लेफ्ट सेंट्रिस्ट कोनंड्रम क्या होता है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स की क्या की फाइंडिंग्स है, हार्म्स ऑफ इर्रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं हार्म्स इसके, व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ कोल सेक्टर इन इंडिया, कोल सेक्टर इन इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं, और बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 क्या है। ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, आपके प्रिपरेशन में और हेल्पफुल रहेंगे। अब एक क्विक रिवीजन हो जाए थ्रू MCQs, राइट, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ऑन विच डे द इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व, ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप उसी वक्त आंसर करिए, सेल्फ चेक करिए कि आपको कितना याद रह गया, और नहीं रहा तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं हूँ आपको बताने के लिए। 12th of August इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व, पहला कब हुआ था, 2010 में पहला हुआ था, 12th of August 2010। थीम क्या था 2024 इंटरनेशनल यूथ डे का, सो फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल पहला ही सही है, इस बार डिजिटलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया क्या है, वियना, ठीक है। द वर्ल्ड एलिफेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज अगेन ऑन 12th of August। विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, याद रखिए हेरिटेज एनिमल एलिफेंट है, चीता या लायन मत कर देना। 10th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई है, इस बार श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका के कहाँ, मदुरो ओया श्रीलंका। मित्र शक्ति एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 2 देशों के बीच, कौन से देश के बीच, श्रीलंका और भारत, और मैत्री है थाईलैंड और इंडिया के बीच। रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब राजीव गौबा को रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, टीवी सोमनाथन के द्वारा। हु वॉज द इंडियाज फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी, तो 2 बार, इस बार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर और उनके साथ ही पीआर श्रीजेश, जिनका आखिरी हॉकी मैच और ब्रॉन्ज मेडल जीते मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। थीम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेडियम जिसमें क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, तो वो फ्रांस का सबसे बड़ा स्टेडियम है, स्टैड दे फ्रांस, ठीक है। दीज वर द करेंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे वो आज के 13th of August के थे। इसी तरह आगे और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि एक हमारा मोटिवेशन बना रहे कि आपके लिए ये करंट अफेयर्स मैं इसी तरीके से प्रिपेयर करता रहूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।